योगी जी है इतने एफिशिएंट, मोदी जी है इतने एफिशिएंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टैरिफ वाला स्टेट महाराष्ट्र बनाकर रखा है। वैसे दुनिया में एक ऐसा उद्योगपति है जो सबसे अमीर है लेकिन जो सबसे कम रोजगार पैदा करता है, उसका नाम है गौतम अदानी। इनसे बड़ा प्रधानमंत्री के लायक कोई कैंडिडेट हो सकता है? और अगर ये 30 इतनी 66 लाख करोड़ की अगर 4-5 साल में इन्वेस्टमेंट आई है तो लाडली बहना को 2100 मिलना चाहिए, किसानों की कर्जा माफी होनी चाहिए। 10 लाख करोड़ का जो कर्जा है महाराष्ट्र पर, वो कर्जा नहीं होना चाहिए। कि वाइब्रेंट गुजरात जब तक नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, ये दबाव है। आपने देखा होगा बड़े गाजे बाजे के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ऑफिसर्स, उनका खुद का पर्सनल स्टाफ, ये सारे लेकर दावोस गए और दावोस जाकर ये वो बता रहे कि 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में आने वाला है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष होती है जनवरी में। अभी आप देखिए 2023-24 में 3,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात आई थी जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे। उनको हटाकर फिर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। 2024-25 में 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही और अभी 30 लाख करोड़ की बात कही है। मुझे बताइए पूरे भाजपा के खेमे में इतना इफिशिएंट, इतना कार्यक्षम मुख्यमंत्री या नेता भाजपा में कोई है क्या, जिसने पूरी राजनीति महाराष्ट्र की अपने हाथ में ले रखी है और अर्थनीति में भी उसके बराबर आज भारत में बीजेपी के पास कोई नहीं है। तो क्या ये प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 लाख करोड़ बताए जा रहे हैं? क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आई है उस इन्वेस्टमेंट के पीछे बिटवीन द लाइंस क्या है, यह बताया गया है? अगर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पिछले 3 साल में अगर देख लिया जाए तो करीब करीब 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो विच इज इक्वल टू महाराष्ट्र जीडीपी। इसका मतलब यह है इतने इफिशिएंट है ये कि महाराष्ट्र सरकार पे जो 10 लाख करोड़ का कर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा, किसानों की कर्जा माफी करनी है वो भी हो जाएगी, और हमारी जो लाड़की बहना है, आप क्या लाडली कहते हैं, मराठी में लाड़की बहन कहते हैं, तो लाडली बहना जो है उसको भी 2100 रुपए दे देंगे ये। तो बताओ ना, योगी जी है इतने एफिशिएंट, मोदी जी है इतने एफिशिएंट, और बाकी के मुख्यमंत्री के नाम तो जो राजनीति में है एक्टिव उनको भी पता नहीं क्या नाम है, उस पर से आप समझ सकते हो। लेकिन कुछ सवाल कांग्रेस के हैं इसमें। अभी तक जो आपने एमओयूज किए हैं, एमओयूज है ये, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कागज का होता है, ऑफर लेटर होती है, तो कितने एमओयूज जो है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्शन शुरू हुआ है? आपने जितने रोजगार निर्माण की बात कही थी, कितने रोजगार निर्माण हुए हैं और कितने लोगों को आपने लैंड पार्सल दिया है? हमारा चौथा और अहम सवाल है जो मैं आपके माध्यम से उन्हें पूछना चाहूंगा कि कितनी कंपनीज जिनके साथ आपने एमओयू किया है लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है? मेरी जानकारी यह है 70 से 80% इसमें की कंपनीज जो है वो लिस्टेड नहीं है। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक नमन बिल्डर है, उन्होंने $15 बिलियन यानी 1500 करोड़ का एमओयू किया है। उनका नाम है हर्ष शाह। कैपेसिटी नहीं है उनकी, कैसे इंप्लीमेंट होगा? सौरभ बोरा है, उनका वर्थ है 4,500 करोड़ और उन्होंने
एमओयू किया है 45,000 करोड़ का, भूलना मत, 45,000 करोड़ का किया है। अभी हमारे एक महाराष्ट्र के एक नासा से आए थे, काफी उनका नाम हुआ था। महाराष्ट्र के मेरे जो पत्रकार बंधु है वो जरूर उनको जानते होंगे, दराडे, बाड़ा साहेब दराडे नाम है उनका। वो मिल जाएंगे आपको मंत्रालय के इर्द गिर्द महाराष्ट्र के। उन्होंने 20,000 करोड़ का कोल गैसिफिकेशन का एमओयू किया था मेरे ही विदर्भ में, चंद्रपुर जिले में, भद्रावती में। उसका क्या हुआ? मानगांव, कोंकण, यहां 2,500 एकड़ जमीन दीघी पोर्ट में है, वो अब तक बेच नहीं पाए। मेरे विदर्भ में 1,000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है देवेंद्र फडणवीस जी का, वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं। तो मेरा 5वां सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के एमआईडीसी के पास, सिडको के पास और एमएमआरडीए के पास कितनी जमीन उपलब्ध है? महाराष्ट्र में उनकी खुद का नागपुर शहर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में है, और मेरे सौभाग्य से मेरे घर के पास ही बन रही है वो स्मार्ट सिटी। अब मैं ढूंढ के परेशान हूं पिछले 10 साल से। आप चाहो तो आप आइए, मैं टाइगर सफारी भी ले जाऊंगा आपको वहां से, 6 सैंक्चुरीज है, शेर भी दिखा दूंगा। स्मार्ट सिटी दिखी तो सबको सफारी फ्री। वैसे तो हिंदुस्तान में कई स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देंगी। कंसेशन देने के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन में ड्यूटी फ्री करते हैं सिर्फ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टैरिफ वाला स्टेट महाराष्ट्र बनाकर रखा है, 16 रुपए तक है। आप देखिए, तमिलनाडु देखिए, आंध्र प्रदेश देखिए, कहीं पर भी कुछ नहीं है। तो यह सवाल है कि क्या आपके पास जमीन है? आपने जितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसमें लिस्टेड कंपनीज कितनी है? कितनों को आज तक अपने लैंड दी है, प्रोडक्शन शुरू हुआ है, कितने रोजगार निर्माण हुए हैं? वैसे दुनिया में एक ऐसा उद्योगपति है जो सबसे अमीर है लेकिन जो सबसे कम रोजगार पैदा करता है, उसका नाम है गौतम अदानी। उसको सब दे रहे, गढ़चिरौली का दे दिया, सब हसदेव जंगल का भी दे दिया। तो हमारे महाराष्ट्र में मैग्नेटिक महाराष्ट्र नाम का एक प्रोग्राम 2018 में हुआ था, फरवरी में। उसमें भी 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, तो 50 में 16 और जोड़ दो, 66 लाख करोड़ हो जाते हैं। 8 लाख रोजगार निर्माण होने वाला था। अकेले पूना में 32 लाख किसानों के बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और वो बाकी एग्जाम्स जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हर साल कोई ना कोई मोर्चा वो लोग करते हैं, रोजगार क्यों पैदा नहीं हो पाया है। तो ये झूठ क्यों? हमारे दावोस में जाने के खिलाफ नहीं है हम। उद्योग लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन ये झूठ फरेब क्यों परोसा जाता है और ये झूठ क्यों बोला जाता है? और 2 साल में 3 लाख करोड़ से आप 30 लाख करोड़ तक पहुंच गए, तो वो दिखता क्यों नहीं है जमीन पर? मैग्नेटिक महाराष्ट्र का क्या हुआ? उसमें जो प्रोजेक्ट आए हैं उनको लैंड पार्सल मिला क्या? उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया क्या? तो इसका सवाल जो है वो कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण है। मेरे पास ये चार्ट है, इस चार्ट में आप देखोगे तो अभी तक जमीन नहीं मिली है। झूठ परोसा जा रहा है। क्या इनसे बड़ा प्रधानमंत्री के लायक कोई कैंडिडेट हो सकता है? और अगर ये इतनी 66 लाख करोड़ की अगर 4-5 साल में इन्वेस्टमेंट आई है, तो लाडली बहना को 2100 मिलना चाहिए, किसानों की कर्जा माफी होनी चाहिए। 10 लाख करोड़ का जो कर्जा है महाराष्ट्र पर, वो कर्जा नहीं होना चाहिए। तो जो 5-6 सवाल आपके माध्यम से मैंने उपस्थित किए हैं, मैं चाहूंगा कि वो इसका जवाब दें। और कितनी कंपनी सही में बाकी देशों से आई है? कितने कंपनियों के एमडीज, डायरेक्टर्स हमारे महाराष्ट्र के ही है या बाहर के हैं? कितनी कंपनी लिस्टेड है?
हमारे हिसाब से 70 से 80% कंपनीज लिस्टेड नहीं है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र का क्या हुआ और उसके बाद मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्यों हुआ नहीं? क्या ऐसा है कि वाइब्रेंट गुजरात जब तक नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, यह दबाव है और इसलिए नहीं हो पा रहा है? ये हमारे कुछ सवाल है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।